हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में जाके देख लो। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की कौन सी दो टाइप्स होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर ये एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके मासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, नाउ कम टू टॉपिक। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो डाल्टन के पोस्टुलेट में हमने ये पढ़ा था कि जो मैटर है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना है और उस पार्टिकल को हमने एटम का नाम दिया था। वही एटम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक एटम है और ये जो एटम है ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ठीक है, इसको आप आईज के साथ नहीं देख सकते, विद माइक्रोस्कोप ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू सी। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है एलिमेंट का। ठीक है, हो सकता है जो अकेला एग्जिस्ट करता हो, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना हो। अब बच्चों, आपके मन में सवाल आएगा कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से हमारा क्या मतलब है। देखो बच्चों, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से हम क्या समझते हैं। देखो, कोई भी जो नोबल गैसेस हैं, हमने पढ़ा था जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, स्टेबल होती हैं दैट मीन्स वो अकेली रह सकती हैं, उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कई एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले जो एटम्स हैं वो नोबल गैसेस हैं। ठीक है, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो, कुछ ऐसे एटम्स भी हमने पढ़े थे जो बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड्स बना के उनमें स्टेबिलिटी आती है। वो वाले एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं रहते क्योंकि वो बॉन्ड्स बनाते हैं। क्यों बॉन्ड्स बनाते हैं? क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एटम्स हैं वो हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये आपको इंडिपेंडेंट कभी नहीं मिलेंगे, ये आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, यानी कि दो हाइड्रोजन इकट्ठे मिलेंगे। ठीक है, उनमें बॉन्ड बनाया हुआ है आपस में। ठीक है, H2O2 ये सारे वो एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब एटम्स तो हो गया। अगर हम एटम्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो एज मेंशन्ड हियर 114 टाइप के एटम्स हमारे पास हैं। ठीक है, अराउंड 114 टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये सारे 114 टाइप्स ऑफ जो एटम्स हैं वो 114 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को बनाते हैं। ओके बच्चों, एटम्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया है। अब हम मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। देखो, मॉलिक्यूल क्या है? दो एटम्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वे एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, एटम हमने बोला था स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, अगर वो वाले दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने कंबाइन कर दिया तो मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स कंबाइन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दो एटम हाइड्रोजन के थे, वो कंबाइन करके हाइड्रोजन बना रहे हैं। ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर हम टाइप्स की बात करें तो मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के हैं। देखो बच्चों, हमने बोला मॉलिक्यूल क्या होता है कि दो एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये दो एटम्स हैं। ठीक है, ये तो सेम एटम्स हो गए। हो सकता है एक हाइड्रोजन हो और एक क्लोरीन कंबाइन करके HCl बना रहा हो। ठीक है, ये भी एक टाइप है ना मॉलिक्यूल की। देखो, अगर तो सेम तरह के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। होमो यानी सेम तरह के एटम्स। देखो, अगर
हाइड्रोजन और क्लोराइड, यानी दो डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसे हम हेट्रोएटॉमिक बोलेंगे। हेट्रो मींस डिफरेंट, ठीक है। सो होमोएटॉमिक में देखो, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। ये सेम एलिमेंट्स के दो एटम थे और उन्होंने एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना लिया। और हेट्रो में देखो, आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये दो डिफरेंट एलिमेंट के दो एटम्स थे, इन्होंने कंबाइन करके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। एग्जांपल वही देखो, होमोएटॉमिक में 3 O के एटम्स जुड़ के ओजोन बना रहे हैं, O3, ठीक है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम H2 बना रहे हैं, नाइट्रोजन N2 बना रहा है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है बच्चों? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन में क्या एटॉमिसिटी है? 3 एटॉमिसिटी है। क्यों 3 है? क्योंकि जो 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन देखें, 2 एटम्स कंबाइन हुए थे, एटॉमिसिटी 2। नाइट्रोजन में 2, ठीक है। इसको हम ट्राई एटॉमिक या डाई एटॉमिक भी बोलते हैं, ठीक है। इधर हमने हेट्रोएटॉमिक में हमने वाटर और हाइड्रोजन, क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लो। ओके बच्चों, बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको एज सच नहीं पूछे जाते। ऑब्वियसली बच्चों बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन बच्चों आपको चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल से रूबरू करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या फर्क है उनमें। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये जो हमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा है, इसका जो मास होगा उसे हम एटॉमिक मास बोलेंगे, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, यही हाइड्रोजन लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो कितना छोटा है, ठीक है। और आगे हमने मोल कंसेप्ट में ये कैलकुलेशन करनी है एटॉमिक मासेस से। तो केमिस्ट ने क्या किया? केमिस्ट ने बोला ये जो है मास वो तो इनकन्वीनियंट है, हम क्या करते हैं, हम एक एटम चूज करते हैं, उसके रेफरेंस में जो मासेस हैं अदर एलिमेंट्स के वो बताएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन चूज किया और हाइड्रोजन का ये जो मास है इसको इन्होंने 1U बोल दिया, 1 यूनिट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास क्या है, हमने ये नहीं याद रखना, हमने रखना है इसका मास है 1 यूनिट, ठीक है। या इन्होंने बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इन्होंने इसके रेफरेंस में सारे जो एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, उनके मासेस निकाल लिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उन्होंने 16U निकाल लिया, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम हैवियर है हाइड्रोजन के एटम से, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, इन्होंने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान के उसके बेसिस पे सारे एलिमेंट्स के जो मासेस हैं वो निकाल लिए, ठीक है। देन बच्चों क्या हुआ, 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने कार्बन 12 को, यानी कि कार्बन जिसका जो मास है वो 12 है, उसको रेफरेंस मान के बाकी सारे एलिमेंट्स के जो मासेस थे वो निकाले। देखो बच्चों, आपने देखा होगा मैं यहाँ पे कभी मास बोल रही हूँ, कभी वेट बोल रही हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम चीज है, आपको देखने को मिलेगा कि एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ दिस एलिमेंट, ये चीज सेम है। लेकिन जब आप फिजिक्स में जाओगे तो एटॉमिक मास और वेट के बीच में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत, आपको अपने टीचर से डांट पड़ेगी। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे हम ईज से चल सकते हैं, ठीक है। अब हम बच्चों कार्बन 12 जो रेफरेंस एटम लिया था, देखते हैं उन्होंने कैसे एटॉमिक वेट्स जो थे एलिमेंट्स के वो निकाले, ठीक है। सपोज करते हैं बच्चों हमने एक यहाँ पे
कार्बन का एटम लिया जिसका वेट जो था, मास जो था 12 था, उसको हमने ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट किया। काउंट करो, 4 हो गए पार्ट्स इसके, 6 8 पार्ट्स हो गए, काउंट कर लो, 10 12, इसके हमने 12 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, सपोज करते हैं हमने एक वाटरमेलन लिया। ठीक है, वाटरमेलन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन एटम है, कार्बन 12 का एटम है। ठीक है, अगर हमने वाटरमेलन के ऐसे 12 ही पीसेस कर लिए, इक्वल पीसेस कर लिए, तो ये वाला जो एक पीस होगा, ये वाला एक पीस, इसका जो वेट है वो क्या होगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12, है ना, ऐसे होगा ना। ठीक है, यानी कि इसका वेट कितना आ गया, 1, ये 12 से 12 कैंसिल, 1 यूनिट आ गया इसका वेट। ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट था, ठीक है, तो शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने बोला कि ये जो वाटरमेलन का 1 जो पीस है, 1 जो पार्ट है, उसका वेट 1 यूनिट है। अगर मान लो उसने किसी को 1 यूनिट चीज देनी है, ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, लेकिन बात समझने की कोशिश करो बच्चों। हमने एक वेइंग बैलेंस लिया है, एक साइड पे उसके हमने एक पीस, जो हमने पीसेस किए हैं वाटरमेलन के, उसका एक पीस रख दिया, एक साइड पे हमने एक यूनिट कोई वेजिटेबल उसे मेजर करके देनी है। जब ये बराबर आ जाएगा तो वो शॉपकीपर कह रहा है कि ठीक है, 1 यूनिट हो गया, आप ले जाओ इसे। वैसा ही साइंटिस्ट ने किया। साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, जैसे ऑक्सीजन था, ठीक है, ऑक्सीजन को अगर उन्होंने रिलेटिव मास निकाला ऑक्सीजन का, तो उन्होंने क्या किया, कार्बन के जब 16 पीसेस एक साइड रखते थे, जो ऑक्सीजन था उसका एक एटम उसके बराबर आ रहा था, यानी कि ऑक्सीजन का मास बन गया 16। किसके रेफरेंस में बना था, कार्बन के, क्योंकि कार्बन यहाँ पे वो वाटरमेलन है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर है देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, कार्बन 12। यहाँ पे हम कार्बन 12 क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप मतलब एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट तो हमारा कार्बन ही है, ठीक है, पर उसका जो वेट है वो डिफरेंट है। एक कार्बन 12 है, एक 13 होता है, एक 14 होता है। इन तीनों आइसोटॉप्स में से हमने जिसका मास 12 होता है वो वाला चूज किया था रिलेटिव एटॉमिक मास देने के लिए। रिलेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास था वो कार्बन 12 एटम को रेफरेंस मान के एक तरफ, हम कह सकते हैं तराजू के रख के हमने तोला, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, सो अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच एक्सप्रेसेस एज टू हाउ मेनी टाइम्स an atom of the element is heavier than 1/12 of carbon atom। वही कि मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर है देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम के, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी उसका जो मास है वो 16 आ गया, 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो एटॉमिक मास अगर हमने किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करना है तो हम उसका मास लिखेंगे, ठीक है, केमिस्ट ने उसका मास ऊपर लिखा और 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया। अगर हम एग्जांपल देखें, एक हमने ऑक्सीजन कर ली है, ऑक्सीजन का 16 टाइम ज्यादा था 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसका था 14U, ठीक है, ये याद रखो, ये जो U है इसकी वैल्यू ये है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। बट देखो आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं पूछा गया, फिर भी आपको मैंने बता दिया है कि U की वैल्यू क्या है। देखो बच्चों, तब के टाइम पे इतनी जो टेक्नोलॉजी थी, इतनी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं थे, बट आज हम ये जो मासेस हैं इनको बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, ये एक टेक्निक है, उससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चला फिर कि ऑक्सीजन का मास 15.99 था, जिसे हम 16 लेते हैं, ठीक है,
ओके बच्चों, हमने अभी किया जो 1U है, 1 यूनिफाइड मास है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है, वो इक्वल है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और अगर किलोग्राम में लिखना है तो -27। ठीक है, और ये जो था ये था हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन देखो जब भी AMU या U आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, रेफरेंस है हमारा यहाँ पे कार्बन 12। ठीक है, अगर हम एवरेज एटॉमिक मासेस पे आते हैं, अब आप बोलोगे हमने एटॉमिक मासेस कर लिया है, अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज है। देखो बच्चों, हमें पता है कोई भी जो एलिमेंट है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, आइसोटॉप्स होते हैं उसके डिफरेंट। ठीक है, जैसे देखो जो कार्बन है, कार्बन जो होता है वो कार्बन 12 भी हमें नेचर में मिलता है, कार्बन 13 भी मिलता है, कार्बन 14 भी मिलता है। ठीक है, 3 मासेस के जो कार्बन है वो हमें जो नेचर में है मिलते हैं, एग्जिस्टेंस है उनकी। लेकिन न्यूमेरिकल में हम कौन सा वाला मास यूज करेंगे, 12 करें, 13 करें या 14 करें, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमने एवरेज एटॉमिक मास से एक एवरेज मास निकाल दिया, और जब भी कार्बन की बात होगी हम वो वाला मास यूज करेंगे। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं, ये देखो ये आइसोटॉप्स हैं 3 कार्बन के, वही 12, 13 एंड 14 जिसका मास है, इनकी अबंडेंस देख लो कि अर्थ पे ये इतना मिलता है 98.8, ये इसकी परसेंटेज कम है, इसकी और भी कम है। तो अगर हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ऑफ कार्बन, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो रिलेटिव मास है इसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 98.892 इंटू 12। ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.108 इंटू 13.00335, प्लस करेंगे हम इसमें लास्ट वाला देखो 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 14.00317, और इस पूरे को जो रिलेटिव अबंडेंस है ये वाली, इनको ऐड करके देखो 100 बनेगा और डिवाइड कर दिया। ठीक है, और अगर आपने ये सारी इक्वेशन सॉल्व करी तो आपको मिलेगा बच्चों 12.001U, यानी कि ये मास हम यूज करेंगे जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 12U लिखते हैं। U इज यूनिफाइड मास, यानी कि ये कार्बन 12 की रेफरेंस वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं, एक का 35 मास होता है, एक का 37, और इसका जो एवरेज मास बनता है कैलकुलेट करके वो रहता है बच्चों 35.5U। इसको हम क्लोरीन के केस पे यूज करते हैं जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बच्चों, हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिखा हो तो आपने सिर्फ ये AMU हटा के ग्राम लिख देना है। ठीक है, यही था इसमें। ओके, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस वही हमने कैसे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, इंडिविजुअल जो एटम्स हैं उनका जो हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था कार्बन 12 को रेफरेंस मान के, उस मासेस को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, वो हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखो मीथेन है, मीथेन का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है CH4। ठीक है, ये आपको गिवन होते हैं, कई बार आपको खुद से लिखने होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमने मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हमें जो एटॉमिक मासेस है वो याद होने चाहिए। ठीक है,
1 to 20 के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जो मास नंबर है वो डबल होता है उसके, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली डबल बट अप्रोक्सीमेटली डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये उसका एटॉमिक मास हो गया, तो मास उसका 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का अगर 7 है तो 14, ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर जो 8 है तो 16 हो जाएगा एटॉमिक मास। लेकिन देखो जो सोडियम है उसका 11 होता है एटॉमिक नंबर बट मास इज 23, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, आप ये थोड़ा 1 to 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं वो याद कर लो, ठीक है। कार्बन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 1, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों उसका 12, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस हाइड्रोजन पे आओ। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है और एक हाइड्रोजन का एक ही होता है एटॉमिक मास, तो क्या बन गया ये 16 यूनिफाइड मास बन गया, ठीक है। अगर आपने इसको ग्राम में चेंज करना है, ठीक है, अगर आप तो आप इसको यू की वैल्यू को फिल कर दो, ठीक है, और अगर आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में चेंज करना है तो आप अकेला यहाँ पे ग्राम लिखोगे। वाटर का पहले तो फॉर्मूला H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है और उसका मास कितना होता है बच्चों 16, तो इसका बन गया 18U। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें H2SO4, तो इसका क्या होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन है और 1 उसका मास होता है ईच हाइड्रोजन का, प्लस सल्फर बच्चों 1 है और उसका मास 32 होता है, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 4 है और एक का होता है मास 16, और ये कितना बनेगा कैलकुलेट करके इट वुड बी 98U, ठीक है। ओके बच्चों, हमने ग्राम एटॉमिक मास कर लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वही। अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो आप मॉलिक्यूलर मास में जो 13U है, U की जगह पे आपने G लगा दिया, ग्राम लगा दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 चीजों में फर्क है। अगर आपको मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो आप 32U लिखते हो या नहीं लिखते हो, ठीक है, और अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछे तो आप 32 ग्राम लिखते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको एटॉमिक मास या सॉरी यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास है जो उसके आगे ग्राम लगा हो तो आपने ग्राम डायरेक्ट लगा देना है। अगर आपको ऐसे गिवन है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो आप 32U लिखना है, और बच्चों आप यहाँ पे U की वैल्यू फिल करके ये मास ग्राम में निकाल सकते हो, ठीक है। आपने इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो 32 ग्राम होता है और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो 5.3 into 10⁻⁻23 ग्राम है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। मैं फिर से आपको बता रही हूं, अगर मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लिखा है तो आपने U को हटा के डायरेक्ट ग्राम लिख देना है। अगर यहाँ पे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे ग्राम की कोई बात नहीं की उन्होंने, तो आपने 32U ही लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 32U और 32 ग्राम क्या फर्क है वो पता होना चाहिए। ओके बच्चों, अब फॉर्मूला मास क्या होता है ना, हमने एटॉमिक मास कर लिया, मॉलिक्यूलर मास कर लिया, अब ये फॉर्मूला मास आ गया। देखो बच्चों, फॉर्मूला मास कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर मास ही है, बस ये इसको नया नाम दे दिया, ठीक है। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स की इंटरेक्शन होती है, जैसे कि NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होके कंपाउंड बनाता है, जिसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे जो आयनिक कंपाउंड है उसका जब हम मास निकालते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है
It is defined as addition of atomic masses of atoms involved in the compound. वही वो जो masses हैं, जो atoms के masses हैं, उसको हमने combine कर देना है. कौन से masses? जो compound में present होंगे. ठीक है, ये पहले तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके masses को हम फॉर्मूला मास बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक पॉजिटिव सोडियम है और नेगेटिव क्लोराइड है. ये दोनों एंटाइटीज जो हैं ये 3D स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होती हैं. ठीक है, और अगर हमने इनका फॉर्मूला मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? हमें उसके लिए Na और Cl का मास पता होना चाहिए. वही सेम, एक Na प्रेजेंट है, 1 इंटू सोडियम का मास होता है बच्चों 23. लर्न कर लो आप, मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, Cl का मास कितना होता है बच्चों? हमने आइसोटॉप्स में किया था 35.5 होता है. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी 58.5 U. ठीक है, कम टू दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट मास ऑफ 2.6 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, वो बोल रहे हैं आपने मास निकालना है 2.6 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का. ठीक है, पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 16. कितना बनेगा बच्चों? 32 प्लस 32 इट वुड बी 64 U. तो हम लिख सकते हैं कि जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 64 U. एक का 64 था, 2.6 का कितना होगा बच्चों? 2.6 से मल्टीप्लाई कर दो. 64 इंटू 2.6, 166.4 ग्राम आपका आंसर आएगा. ठीक है, ये हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं ना, कि एक ग्राम मॉलिक्यूल में इतना है, मोलर मास जितना उसका वेट आ जाएगा, और 2.6 ग्राम में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, यूनिटरी मेथड वाला. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. अगर कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर दो. ठीक है, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.